कभी सोचा है कि भारत के त्योहार जैसे दिवाली और होली अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्यों मनाए जाते हैं? तो चलिए आज इसी अद्भुत कहानी को समझते हैं कि कैसे हमारी ये प्राचीन परंपराएं ग्लोबल सेलिब्रेशन बन गई। आज हम दिवाली और होली जैसे त्योहारों के पूरे सफर को देखेंगे, मतलब भारत के आध्यात्मिक केंद्रों से शुरू होकर ये दुनिया के हर कोने तक कैसे पहुंचे। अच्छा, ये त्योहार दुनिया भर में इतने पसंद क्यों किए जाते हैं? इसे समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि इन त्योहारों का असल मतलब क्या है। देखिए, भारत के ये दो सबसे जिंदा दिल त्योहारों का मतलब बहुत गहरा है। एक तरफ दिवाली है, यानी रोशनी का त्योहार, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है होली, रंगों का त्योहार, जो समानता और एक नई शुरुआत का जश्न है। मतलब असल में ये त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं थे, बल्कि समाज को जोड़ने का एक जरिया थे। ये लोगों को एक साथ लाते थे और जाति और वर्ग के बंधनों को तोड़ते थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये परंपराएं समंदर पार करके दुनिया भर में कैसे पहुंची। देखिए, जैसे जैसे भारतीय लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर बसने लगे, वे अपनी परंपराओं को भी अपने साथ ले गए, और देखते ही देखते लंदन से लेकर टोरंटो तक ये त्योहार सिर्फ एक समुदाय के नहीं रहे, बल्कि बड़े बड़े इंटरनेशनल कल्चरल इवेंट बन गए। और इस ग्लोबल सफर का शायद सबसे बड़ा सबूत है व्हाइट हाउस में दिवाली का मनाया जाना। ये दिखाता है कि कैसे एक सामुदायिक त्योहार को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के यहाँ भी मान्यता मिली। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। पिछले 2 दशकों में देखिए व्हाइट हाउस में दिवाली का जश्न कैसे बढ़ा है, और इसने अमेरिकी राजनीति में अपनी खास जगह बना ली है। 2009 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जो कहा, उसने इन त्योहारों के यूनिवर्सल मैसेज को दुनिया के सामने रखा कि ये सिर्फ जश्न नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने का भी समय है। लेकिन देखिए, जब कोई चीज इतनी पॉपुलर हो जाती है तो उसके साथ कुछ मुश्किल सवाल भी खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कल्चर को सराहने और उसे अपना बनाने के बीच की बारीक लाइन कहाँ है। ये सवाल होली की मॉडर्न कहानी में सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कलर रन जैसे इवेंट्स। ये होली की तरह दिखते तो हैं, रंग भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके पीछे का जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मतलब है वो पूरी तरह से गायब होता है। तो कल्चरल अप्रोप्रिएशन का सीधा सा मतलब यही है कि जब किसी गहरी मीनिंग वाली परंपरा को उसके असली संदर्भ से हटाकर बिना उसके मूल को सम्मान दिए किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। और इसी बहस में एक और बड़ी चीज शामिल है, त्योहारों का कमर्शियलाइजेशन। आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में बड़े बड़े ब्रांड्स और कंपनियां इन त्योहारों को सामान बेचने का एक बड़ा मौका मानती हैं, और इसका असर ये होता है कि त्योहारों का असली आध्यात्मिक मकसद कहीं पीछे छूट जाता है और खरीदारी, सेल और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट जैसी चीजें हावी हो जाती हैं। ये एक तरह से मॉडर्न कल्चर और पारंपरिक अभ्यास का एक हाइब्रिड बन जाता है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद इन त्योहारों की बढ़ती लोकप्रियता ने इन्हें दुनिया भर में एक आधिकारिक पहचान दिलाई है। अब आप देखिए, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों से लेकर सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों तक दिवाली को अब ऑफिशियल छुट्टी का दर्जा मिल रहा है। ये बताता है कि ये त्योहार ग्लोबल कल्चर का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। और फिर 10 दिसंबर 2025 को दिवाली को एक बहुत बड़ी वैश्विक पहचान मिली। ये यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल होने वाली 16वीं भारतीय परंपरा बन गई। तो अब दिवाली योग, कुंभ मेला और गरबा जैसी दुनिया की सबसे कीमती सांस्कृतिक प्रथाओं की लिस्ट में शामिल है। ये इसकी विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करता है। और यही चीज भारत की सॉफ्ट पावर कहलाती है। मतलब जब कोई देश अपनी सैन्य ताकत से नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और अपने विचारों से दुनिया पर असर डालता है। ये त्योहार अब भारत के कल्चरल एम्बेसडर बन गए हैं, और इसका असर साफ दिखता है। आज दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोग दिवाली मनाते हैं। अपनी आध्यात्मिक जड़ों से निकलकर ये त्योहार सच में एक ग्लोबल विरासत बन चुके हैं। तो इन त्योहारों का ये पूरा सफर हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है कि जैसे जैसे दुनिया और कनेक्ट हो रही है, हमारे जश्न मनाने के तरीके कैसे बदलेंगे। ये दिखाता है कि संस्कृति की जड़ें भले ही परंपरा में हों, लेकिन वो हमेशा विकसित होती रहती हैं और हम सबको जोड़ने के नए रास्ते बनाती है।